नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सामान्य विज्ञान श्रृंखला का पहला पार्ट लेकर आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। उन्हीं प्रश्नों का संग्रह आज इसमें है। और यदि आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए समय वेस्ट किए बिना सीधे हम लोग प्रश्न पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहे तो अंततोगत्वा अर्थात लास्ट में क्या स्थिति आएगी। ऑप्शन नंबर ए है वर्षा में अवरोध आयोग, ऑप्शन बी जल चक्र रुक जाएगा, ऑप्शन सी जलीय जीवों के लिए नाइट्रोजन अनुपलब्ध हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यानी लगातार जल प्रदूषण की वृद्धि से हमारे ऑक्सीजन लेवल यानी जल में ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, गिरने लगेगा। इससे परिणाम क्या होगा, जल में ऑक्सीजन लेवल के गिरने से जितने भी जल के अंदर रहने वाले जीव हैं अर्थात जलीय जीव, उन लोगों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी होगी और ऐसी परिस्थिति में उनकी मौत हो सकती है और बहुत सारे जीव खत्म हो जाएंगे। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल के अभाव से जल में ऑक्सीजन के अभाव से जलीय जीवों के लिए कठिनाई होगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऑक्सीजन, जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन का संकेत O होता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 होती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विटामिन के। मानव शरीर में जो विटामिन के है, इस विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का निर्माण होता है। ठीक, ये विटामिन के जिगर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है और ये प्रोथ्रोम्बिन कटे की स्थिति में, रक्तस्राव की स्थिति में थक्का जमाने का कार्य करता है। इसका मुख्य स्रोत टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अंडा की जर्दी, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। अब बताएंगे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन में बताएंगे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। हम जानते हैं कि विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन की खोज फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन 2 भागों में बांटा गया है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक वो फैट सोल्यूबल विटामिन। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है यानी जल में घुलनशील विटामिन है, वो विटामिन बी और विटामिन सी है। ठीक है, सनशाइन विटामिन के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। अब ऑप्शन में बताएंगे जो टीका इत्यादि लिया जाता है, वैक्सीन में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा प्रश्न था हमारा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी जॉन सॉल्क, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच और ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन सॉल्क द्वारा पोलियो की टीके की खोज की गई। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे पोलियो टीके की खोज जॉन सॉल्क द्वारा 1954 ईस्वी में खोज की गई थी।
वे संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज की थी। 1929 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। उसके अलावा रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। टीबी की बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था, जबकि एडवर्ड जेनर द्वारा 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की गई थी। तो इस प्रकार एक ही प्रश्न से कई प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो रहा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की। रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, जबकि जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी जीव द्रव्य की उपस्थिति और ऑप्शन नंबर डी कोशिका केंद्रक। तो ध्यान रखें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका की जो ऊपरी परत होती है वह कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है और जंतु कोशिका में जो बाहरी आवरण होता है वह कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। साथ ही साथ पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ी बड़ी रसधानियाँ पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इन सभी का अभाव रहता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के अंदर सबसे सूक्ष्म भाग कौन सा है और कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस संसार में जितनी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत और आमाशय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23, 46, 44 और 42। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 46। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। अगर जोड़ी की बात कहें तो 23 जोड़ी 23 पेयर्स, और ये 23 जोड़ी को अगर हम लोग संख्या में दिखाएं तो 46 हम लोग दिखा सकते हैं। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। और इसमें 22 जोड़ी जो होता है अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष और स्त्री दोनों में समान होता है, लेकिन एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह अलग अलग होता है और वह गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं महिलाओं में यह गुणसूत्र XX होता है, जबकि पुरुषों में यह गुणसूत्र X और Y होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी सुअर। तो ध्यान रखें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी अर्थात सुअर। ध्यान रखें, जितने भी
जुगाली करने वाले जानवर हैं वह रेशेदार चीज़ों का पाचन अच्छा से कर लेता है, लेकिन जिनके पास जुगाली के करने का गुण नहीं पाया जाता है वह रेशे जैसे चीज़ों को, खाद्य पदार्थों को पचन नहीं कर पाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूअर एक ऐसा जानवर है जो रेशे वाली खाद्य वस्तुओं को नहीं पचा पाता है। घोड़ा किसी गांठ वाली वस्तु को नहीं पचा सकता है, उसकी संरचना ही ऐसी होती है। लेकिन बकरी, गाय एवं अन्य जानवर ऐसे होते हैं जो जुगाली करते हैं, वो रेशेदार एवं गैर रेशे वाले खाद्य पदार्थों को आसानी से पाचन कर लेता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बीसीजी की टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी जन्म के तुरंत बाद और ऑप्शन नंबर डी 48 दिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जन्म के तुरंत बाद। ध्यान रखें, बीसीजी का टीका है वह जन्म के तुरंत बाद बच्चों को लगाया जाना चाहिए। हालांकि यह टीका जन्म से 12 महीने तक दिया जा सकता है, लेकिन इसे जितना अधिक देर से लगाया जाएगा वो उतने ही कम प्रभावी होंगे। ध्यान रखेंगे, बीसीजी का फुल फॉर्म है वो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन है। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन है और इसकी खोज यूरिन कालमेट ने किया था। इसीलिए इसे बीसीजी का नाम रखा गया। और जानकारी के लिए ये है कि बीसीजी का जो टीका है वह क्षय रोग के उपचार में दिया जाता है। क्षय कहने का मतलब यह है कि टीबी रोग, इसे तापेदिक भी कहते हैं, टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस, उसके उपचार में किया जाता है। और ध्यान रखेंगे कि टीबी की जो बैक्टीरिया है इसका खोज रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो इसमें एक ही प्रश्न जबकि अनेक इनके उत्तर प्राप्त हुए आपको, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ सीमा और ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात आयन मंडल। आयन मंडल से होकर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह में पहुंचती है। तो और ध्यान रखेंगे जो आयन मंडल है वो हमारे धरातल से 80 किलोमीटर से ऊपर 640 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में फैला है। 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो वायुमंडलीय परत है उस वायुमंडलीय परत का जो सबसे निचला परत होता है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और इस क्षोभ मंडल में अंग्रेजी में इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। और क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती है। आंधी, तूफान, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर का जो मंडल होता है वह समताप मंडल होता है। और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। और समताप मंडल में वायुयान के लिए अनुकूल माना जाता है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग होता है? एक अवतल दर्पण, बी बेलनाकार दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी समतल दर्पण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी अर्थात उत्तल दर्पण। कार में दृश्य अवलोकन करने का मतलब होता है साइड मिरर या इसे पश्च दृश्य भी कहते हैं। पश्च दृश्य, तो पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो
उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह पीछे से आने वाले गाड़ियों को जब चालक अपने शीशे में देख करके अपनी गाड़ी को किनारे कर लेता है और दुर्घटना से बच जाता है। ध्यान रखेंगे। इसके अलावे अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, साथ ही साथ चिकित्सकों के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लखनऊ में। तो ध्यान रखें, जो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शोध संस्थान हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि भौतिकी शोध संस्थान कहाँ है? भौतिकी शोध संस्थान, तो फिजिक्स का जो लेबोरेटरी है वो कहाँ है राष्ट्रीय स्तर पर? और वो है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। इसके अलावे जो रसायन प्रयोगशाला है, ये रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो रसायन प्रयोगशाला है पुणे में। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर बताएं कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। साथ ही साथ वन अनुसंधान के साथ साथ आप बताएं कि पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए 100/50, 120/80, 150/100 और ऑप्शन नंबर डी है 80/100। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 120/80 होता है। ध्यान रखेंगे, चिकित्सक यानी डॉक्टर मनुष्य का जो रक्तचाप स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापता है। यह अनुशीतलन और संकुचन की अवस्था को बताता है। हमारे शरीर में रक्त कुल वजन का लगभग 7% होता है। स्वस्थ मनुष्य में पुरुषों में लगभग 5 से 5.6 लीटर, जबकि महिलाओं में 5.5 से 5 के आसपास रक्त पाया जाता है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 अर्थात क्षारीय होती है। रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है, इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन नंबर डी 1946। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1946। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे इसका, 16 अक्टूबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है। ध्यान रखेंगे FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो इटली की राजधानी रोम में है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, यानी प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? पहला इथिलीन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी एसिटिलीन और ऑप्शन नंबर डी हेक्सेन। तो ध्यान रखें, प्राकृतिक जो रबर है वह ऑप्शन नंबर बी अर्थात आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जबकि जो मानव निर्मित पॉलीथीन है, ध्यान रखेंगे पॉलीथीन की जो एकलक इकाइयाँ हैं वो इथिलीन है। इथिलीन कहने का मतलब C2H4 इथिन किसका एकलक इकाई है? पॉलीथीन की। जबकि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन के। अर्थात आइसोप्रीन के जब अनेक अणुओं को एक साथ जोड़ा जाता है तो एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है, जिसे हम लोग बहुलक या पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नीचे डूब जाएगा? तो ध्यान रखें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऊपर उठेगा। हम जानते हैं कि
जो समुद्री जल का घनत्व है वह सामान्य जल की अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। इस कारण जब समुद्री जहाज पानी के अंदर प्रवेश करेगा तो वह थोड़ा सा अपने स्तर से उठ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड और साइट्रिक एसिड। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है क्योंकि इस परत के चढ़ा देने से एक प्लेट विकसित हो जाती है और उस प्लेट पर यह घोल जब तक रहेगा तब तक उसमें घुल न जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग में प्रयुक्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट और बेंजोइक एसिड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का प्रयोग करके हम अपने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, यह एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, साथ साथ यह प्रकृति में भी पाया जाता है एवं औद्योगिक रूप से आर्टिफिशियल रूप से यह टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण के पश्चात बनाया जाता है तथा यह भोजन को सड़ने से बचाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया था, बिहार एसआई का भी पूछा हुआ प्रश्न है ये। पृथ्वी की आयु मापने में निम्नलिखित से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीकी विधि, जैव घड़ी विधि, यूरेनियम विधि। तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी की आयु मापने में यूरेनियम विधि का उपयोग करते हैं। यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु मापी जाती है। साथ ही साथ कार्बन डेटिंग विधि जो है, इस कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है, जबकि जैव तकनीक विधि जो है, इस जैव तकनीक विधि के द्वारा वनस्पति एवं जैविक तत्वों के उन्नतीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अर्थात यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु माप की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गोदुग्ध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है? गोदुग्ध यानी गाय के दूध में पीलेपन जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी पिरुविक एसिड, ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन और ऑप्शन नंबर डी रिब्यूलोज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात दूध में कैरोटीन की उपस्थिति के कारण उसका रंग पीला होता है, ये आपको पता हो गया। और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड की जो मात्रा है वह गाय एवं भैंस दोनों के दूधों में पाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती हैं? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी पिरुविड एसिड और ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक एसिड और ऑप्शन नंबर डी यूरिक एसिड। तो ध्यान रखेंगे लैक्टिक एसिड जब हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है तब हमें थकान होने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में भोजन के अणुओं के ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त नहीं होता है अर्थात अनाक्षी श्वसन की स्थिति होती है, तब जो अणु है कार्बोहाइड्रेट अणु वो लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। पुनः जब हम लोग आराम वगैरह करते हैं तो ये लैक्टिक अम्ल पुनः ऑक्सीकृत होकर अच्छा से विखंडित होता है और उसके पश्चात पुनः हम लोग सामान्य स्थिति में पूर्ववत स्थिति में आ जाते हैं। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल ऑप्शन नंबर बी है भारी पानी का तालाब, ऑप्शन नंबर सी है यूरेनियम 238 का उत्सर्जक और ऑप्शन नंबर डी है परमाणु भट्टी। तो ध्यान रखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात आणविक भट्टी है। परमाणु रिएक्टर क्या है? एक तरह की आणविक भट्टी है। ठीक है, इसके अंतर्गत नाभिकीय ऊर्जा से हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा एवं अन्य रचनात्मक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले
एनरिको फर्मी ने इसका आगाज़ किया था शिकागो विश्वविद्यालय में, और उसके बाद से पूरे विश्व में इसका प्रचलन बढ़ता गया है। ध्यान रखेंगे कि इस परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 समस्थानिक और प्लूटोनियम 293 का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार परमाणु रिएक्टर एक तरह की आणविक भट्टी है। उम्मीद है कि यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनके पास भी पहुंच जाए। धन्यवाद।